पहले क्या कुछ घटनाक्रम रहा है फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और एक एक करके इस बातचीत में और सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला आया। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया और 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फ्राइडे को का ये डेवलपमेंट है। आपको बता दें कोर्ट के फैसले ने टैरिफ पर अब जो है कहा गया कि अनिश्चितता जो है जिस तरीके से किस देश के साथ क्या रहेगा वो अनसर्टेनिटी घटेगी, वाकई में घटेगी कि नहीं या और बढ़ेगी, ये थोड़ा सा देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो IAPA कानून है, जो इमरजेंसी कानून है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया, अपनी पावर का दुरुपयोग किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया। लेकिन इसके बाद ट्रंप साहब कहाँ मानने वाले थे, वो झुकने को राजी नहीं और जैसे ही ये फैसला आया थोड़ी देर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10% का अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लगा दिया। आपको बता दें जैसे ही ये घटनाक्रम बीता अगले दिन ट्रंप साहब ने उस 10% के टैरिफ को बढ़ा करके 15% टैरिफ कर दिया और ये कहा कि ये जो 15% का टैरिफ लगाया गया है ये कानूनी नियमों के अंतर्गत है, जो नियम हैं उसके अंतर्गत लगाया गया है। ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 132 के तहत ये रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाए गए हैं जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15% है और वहीं तक जो है ट्रंप साहब उसको लेकर के जाते हुए दिखाई दिए। इसके लिए 150 दिन का समय है कि वो 150 दिन तक ही ये तमाम टैरिफ जारी रह सकते हैं और आपको बता दें इससे आगे अगर उन्हें बढ़ाना है तो फिर कांग्रेस की मंजूरी यानी कि वहाँ की संसद की मंजूरी लेनी होगी। वो राह भी आसान नहीं होगी ट्रंप साहब के लिए कि क्या वो जो है संसद की मंजूरी इस पर दिलवा सकते हैं क्या। तो ये अपने आप के लिए बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है, ख़ास तौर से कि ये जो बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भैया जो टैरिफ दिए गए हैं वो वापस कीजिए, उसको लेकर के मुकदमे भी जारी हो गए हैं निचली अदालत में। वो एक अनिश्चितता का दौर है, अभी भी कितना प्रेशर आएगा, क्या होगा। इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ तमाम विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ अंशुल जी हैं, प्रदीप जी हैं, सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ चुके हैं 5 मिनट के लिए हमारे पास। तो पहले उन्हीं के पास चले जाते हैं, फिर अंशुल सर और प्रदीप सर से पूछेंगे। थैंक यू सर आज की अपनी महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। सर पहले तो जरा सवाल भी स्क्रीन पर लेते आइए। पहले तो ये समझेंगे सर ये हुआ क्या घटनाक्रम और इसके बाद क्या अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और या फिर अनसर्टेनिटी समाप्त होगी। पहला सवाल ये है कि जो भारत के साथ डील हुई है, ट्रेड डील, उसका होगा क्या। ये बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है क्योंकि जो रीनेगोशिएशन की मीटिंग होनी थी वो एक्सटेंड हो गई है, अभी के लिए पोस्टपोन कर दी गई। ये जो दुविधा है थोड़ा सा इसको समझाइए सर। पहले तो पहले नंबर का सवाल का उत्तर क्या होगा। पहले नंबर का सवाल है जिन्होंने अतिरिक्त टैक्स दिया उन्हें वो वाला सवाल ना, पहले अभी अतिरिक्त टैक्स वाले को छोड़ देते हैं। पहले तो पहला नंबर ये बताइए, इंडिया के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका होगा क्या। लोग कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आ रहे हैं सर उसका क्या होगा। अब तो रीनेगोशिएशन हो रहा है, ट्रंप साहब उस दिन कह रहे नहीं ट्रेड डील जारी रहेगी, तो फिर इस 15% टैरिफ का क्या होगा। तो जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। देखिए, पहली बात है कि आज के दिन में टैरिफ 25% है, ठीक है। ये एग्रीमेंट था 18% गिराने के लिए, पर जो अभी तक उसका दस्तखत होके वो लॉ में आया नहीं है, ठीक है। अभी उसके बारे में डिस्कशन जारी है। 18% एक उन्होंने रखा था कि हम एवरेज में करेंगे। अब इंडिया ने ही उधर जाके पूछा है कि भैया ये 18 अब कैसे चलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को आपने 15 लगा दिया और हम क्यों 18 दें, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए अब जो डील होगा तो क्या ये 15, ये देखिए 150 दिन का मैक्स है। और मैं आपकी बातें सुन रहा था, देखिए उनके संसद में इसका अप्रूवल लेने का उनको चांस ही नहीं है। अगर वो रास्ता होता तो पहले ही अपनाते थे, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही टैरिफ को अपोज करने वाले लोग हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी का मेजॉरिटी है कांग्रेस और सेनेट में, फिर भी ये कानून उधर पास होगा उसका डाउट है, इसलिए उन्होंने अपना इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। अब ये टेम्पररी विंडो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है, देखिए बात ऐसी है कि उनको अभी ये वाला सेक्शन 150 दिन की बात है, उनकी तो सोच उतनी नहीं है, तो ये खाली एक टेम्पररी विंडो है, 150 दिन तक नहीं टिकेगी। उसके पहले ही इन्होंने जो दूसरे और जो कानून है 232 और 301, एक है अपना जो नेशनल सिक्योरिटी वाला और दूसरा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला। अब इस चीज के ऊपर उन्होंने अपना दोनों टीम को, एक कॉमर्स डिपार्टमेंट को और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट को काम पे लगा दिया है कि जाके ढूंढो। तो वो जब
सामने आता है कि किस देश के किस सेक्टर के ऊपर हम कौन सा सिक्योरिटी वाला टैरिफ लगा सकते हैं या फिर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला लगा सकते हैं, वो लग के वो परमानेंट रहेगा, बिकॉज वो पावर कानून के अंदर ही प्रेसिडेंट के पास है, उसको कोई कांग्रेस या सेनेट को जाने की जरूरत नहीं है, वो है परमानेंट सॉल्यूशन। अब बात क्या बनती है इससे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेशन के साथ एक टैरिफ का डील नामुमकिन है, क्योंकि ये जो सेक्शन है 232 और 301 वो स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, इसके कारण क्या अमेरिका को एक सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है या उस प्रोडक्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उस देश में, जिसके कारण अमेरिकन व्यापार को नुकसान हो रहा है। तो ये होगा अभी क्या, ये नया जो नियम आएगा 150 मैक्सिमम टाइम है, उसके अंदर ही ये लाएंगे, ये लागू करेंगे कि हम टैरिफ लगा रहे हैं इन 2 सेक्शंस के ऊपर। तो बात ये होगी कि इंडिया का ट्रेड डील का फिर क्या फायदा, ट्रेड डील होगा मगर वो होगा कि स्टील सेक्टर के ऐसा होगा, फार्मा के लिए ऐसा होगा, टेक्सटाइल के लिए ऐसा होगा, तो हर सेक्टर के, क्योंकि वो 2 कानून जो है वो स्पेसिफिक टू सेक्टर है और थ्रेट है, तो उस हिसाब से वो आएंगे। तो ये 18 का ओवरऑल रखना कोई मायना नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है 18% टैरिफ लगाने का, बिकॉज वो जो 18 लगाया था हमारे ऊपर वो भी अंडर इमरजेंसी ऑर्डर्स का जो लॉ है उसके ऊपर, उसी तो सुप्रीम कोर्ट में टाल दिया। और फाइनल एक पॉइंट मैं बताऊं आपको कि ये जो मिस्टर कटियाल है, जो इंडियन ओरिजिन के लॉयर है, उन्होंने साफ कह दिया कि अरे ये 150 दिन वाला जो इन्होंने अपनाया है ये भी गैर कानूनी है, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको भी ओवरटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब उसने उसे सवाल डाला है, शायद वो लॉयर है तो समझते हैं लॉयर, तो समझिए कि ये 15% 150 डेज का 150 डेज तक नहीं रहेगा, चाहे वो उसके पहले सवाल ये है ओवरटर्न करेगी या ट्रंप ही नए कानून के अंदर नया टैरिफ और वर्ल्ड वाइड वो सेक्टर के खिलाफ करेंगे। तो अभी टोटल जमाना बदल गया है और ये पुरानी चीजों को सब भूल जाना चाहिए। अब टेम्परेरली हमारे लिए 25 से 15% गिर गया है, तो एक शॉर्ट टर्म में थोड़ी राहत है। नहीं, मेरा सवाल भी वही है सर कि अभी की करंट सिचुएशन में जो एक्सपोर्टर्स हैं जो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कौन सा टैरिफ लगेगा? 15% टैरिफ लगेगा 24 तारीख के बाद? बिकॉज 25 लग रहा था, अब वो 15 हो गया। 15 हो गया, ये क्लियर है ना सर? ये क्लियर है। हाँ ठीक है, तो अभी 150 दिन तक जब तक कोई चेंजेस नहीं होता, अब हम 24 तारीख के बाद से 15% टैरिफ हमारे लिए लगेगा। करेक्ट, बिल्कुल, एक्सेप्ट जहां पर 232 का कानून लगाया है, हाँ, ठीक, जो नेशनल सिक्योरिटी वाला जैसे स्टील है या बाकी चीजें हैं उसको लेकर के, और 301 पे वो फार्मा के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है सर, ये देखिए ये जो होते वो इसके अलग है, वो जो 232 और 301 के तहत ऑलरेडी लग चुका है या अभी लगेंगे, उसके कारण उस सेक्टर में बदलेगा। ठीक सर, ये हो गया पहला सवाल सर। ये कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक 10-10 सेकंड की टिप्पणी जो हमारे बाकी मेहमान हैं उनसे भी ले लें इसके ऊपर। अंशुल सर, संक्षिप्त टिप्पणी और जो है इसको लेकर के आपका व्यू क्या है? अच्छा देखिए, फंडामेंटल तो आप सुनील सुब्रमण्यम जी बैठे हैं, उनके सामने बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, तो इतनी हैसियत मेरी नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि जिद्दी आदमी है और आपको पता है जिद्द का अंत क्या होता है, आप अपने ही लोगों को नाराज करने लगते हैं। तो आप राष्ट्रपति हो सकते हैं बट आप बैठे हैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में जो कि ढिंडोरा पीटता है, कई देशों की सत्ता पलट की है सिर्फ इसी नाम पे कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। आप रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। आप ईरान से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, और आपकी हरकतें डेमोक्रेसी के पूरे विरुद्ध है। आप खुद ऑटोक्रेसी के तरह एक्ट कर रहे हो। तो बहुत हद तक 2-4-6 महीना और अगर यही रवैया रहा तो आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, और या तो आप वो बिना दांत के शेर रह जाएंगे जिसको गीदड़ लोच खाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और इस उम्र में आके रवैया बदलना मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई चीज पॉसिबल हो पाती। बूढ़े तोते को राम राम करना नहीं सिखाया जा सकता है, उन्हें जो शुरू से सीखा है वो वही करेगा। तो ये 3 साल ऐसा ही चलेगा। ये जो थाली थी, मतलब 56 भोग की थाली थी, रायते में नमक ज्यादा था और वो रायता थाली में फैल गया है, तो बाकी जो 55 व्यंजन थे अब उनका भी स्वाद खराब हो चुका है। तो 3 साल ऐसे ही चलेगा। टैरिफ का होना जाना कुछ नहीं है। अब जब इंटरनली प्रेशर आएगा तो एक्सटर्नली भी प्रेशर आप पे आने लगेगा। जब आपके अपने लोग साथ नहीं देंगे तो बाहरी देश भी आप पे प्रेशर बनाएंगे, और स्पेशली जिन पे आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा है,
वो तो और ज्यादा बनाएंगे। अब वो मतलब जिसको कहते हैं अहंकार जो आपने दिखा लिया था, अब आपको उसका स्वाद चखने का समय आया है, और ये स्वाद बहुत कड़वा होने वाला है। तो वो छल्लाहट में और ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती रहेंगी, तो 3 साल आप झेलने के लिए तैयार रहिए। ठीक। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या है सर? संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी। जी बिल्कुल। देखिए विपुल जी, ऑलरेडी सुनील सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि पहले 25% लग रहा था, अभी ये 15% ही लगने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ से ज़्यादा कुछ नेगेटिव व्यू हमारा होना चाहिए। और मुझे एक मूवी का याद आ रहा है, आप हिंदी मूवी आई थिंक आपने देखा है, वो अपरिचित करके एक मूवी था। एक हाँ। आदमी है, उनके अंदर 4 कैरेक्टर अलग अलग टाइम के हिसाब से। तो ट्रम्प जी के साथ भी यही हो रहा है। सो व्यू पॉजिटिव रखिए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और ऑलरेडी सुनील सर एक्सप्लेन वेरी वेल, ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उनके सामने बोलने का सर हमारा भी कुछ वो नहीं है। अब सर जो है, चलिए सुनील सर से ही फिर पूछ लेते हैं। सवाल नंबर 2 लेकर के आते हैं। सर, अब जिन्होंने अतिरिक्त टैक्स दे दिया है उन्हें क्या रिफंड मिलेगा? क्योंकि अब ये प्रेशर जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब $1700 का जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है, और अब प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिफंड कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो मना कर दिया है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे लोग लोअर कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं सर। नहीं, बट पहली चीज है, आप समझिए कि ये गलत फहमी है कि हमारे कंपनियों ने ये एडिशनल टैरिफ दिया है। ये गलत क्यों? मैं कहता हूँ, जब टैरिफ लगी थी उसका क्या रिजल्ट होता है। देखिए, एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बिच रहा था, 25% टैरिफ लगी, तो अब उसका प्रोडक्ट का लैंडेड कॉस्ट यूएस में 125 हुआ। ठीक है, अब कौन है? वो इंपोर्टर है। अब वो इंपोर्टर के ऊपर वो टैक्स लगता है। ये 100 रुपए का प्रोडक्ट उधर जाता है तो इंपोर्टर को पे करना पड़ता है। फर्स्ट कानून है कि यूएस इंपोर्टर ने ये अपने हाथ से वो गवर्नमेंट को चेक कटवा के दे दिया। बात, अब उसके पास 2 उपाय है। एक, वो 25 रुपए को लेकर प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ा दे, जहां पे जैसे सिन गुड है, जहां पे प्राइस इनइलास्टिक है, यानी वो जितना भी आप उसको ऊपर प्राइस डाल दे तो वो कस्टमर खरीदेगा। जैसे बनाना रिपब्लिक, गैप, उनके जो क्लोथ, महंगे क्लोथ होते हैं, उसमें और 15-20%, 30% प्रॉफिट लगा, तो वो जो खरीदने वाला है वो खरीदा है, तो कस्टमर ने पे किया वो। सेकंड है, उसको अगर प्रोडक्ट मार्जिन में टाइट दिख रहा है और डिमांड घट जाएगी, तो वो इंपोर्टर से कहेगा, भैया ये 25% का हम आधा आधा बांट लेते हैं, या आप पूरा आप ले लो, डिपेंड ऑन द बार्गेनिंग पावर। तो ये कहना कि इंडियन एक्सपोर्टर ने ये सफर किया, गलत है। कुछ भाग अमेरिकन कंज्यूमर ने दिया है, कुछ भाग अमेरिकन इंपोर्टर ने दिया है, कुछ भाग इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी होगा। तो ये कहना कि ये हमारे लिए इनकम आएगा, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट, वो पैसा जाएगा अमेरिकन इंपोर्टर को, राइट, और वो थोड़ी कस्टमर को जाके, अरे 2 महीने पहले आपने मेरे से एक टी शर्ट $25 पे खरीदा था, अब ये टैरिफ नहीं है तो 52 है, आप जाके उसको $1.50 थोड़ी वापस करने वाले हो। तो अमेरिकन इंपोर्टर को जाएगा। अब इंडियन एक्सपोर्टर अमेरिकन एक्सपोर्टर की बातचीत होती है कि भैया मैंने तो आधा ले लिया था, इंडियन एक्सपोर्टर ने, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत घट गया, आप जरा ख्याल कीजिए, मुझे दे दिए। वो क्या करेगा? अरे थोड़ी वो चेक काट के देगा, वो कहेगा अच्छा फ्यूचर ऑर्डर में एडजस्ट कर लूंगा। तो बात यही है, उसके कारण सडनली 1.5 लॉटरी लग गई, ये समझना गलत है। ऐसी नहीं है। यूएस इंपोर्टर्स के पास गवर्नमेंट को देना होगा, और वो भी जैसे आपने कहा लोअर कोर्ट में बैटल है, बिकॉज ट्रंप इतनी आसानी से, इन्होंने डायलॉग दिया अपरिचित का, मैं डायलॉग देता हूं धुरंधर का। हाँ, क्या? मैं घायल हूं इसलिए घातक हूँ। वाह 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 वाह, सुनील सर छा गया आप। घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। तो ये अभी घातक रहेंगे सर? ये और भी घातक बनेंगे क्या? ये क्या है भाई साहब, ये ट्रम्प साहब जो है? बिल्कुल। अरे वो तो जैसे कि ना वुंडेड टाइगर है ना, तो वो एंड हार नहीं मानते वो भैया, और वो अल्टीमेटली बिजनेसमैन है। वो इसमें से कुछ ना कुछ राय निकाल कर फाइटिंग, मगर जैसे अमेरिका ट्रू डेमोक्रेसी है, क्योंकि एक लॉयर, इंडियन ओरिजिन लॉयर जाके इसको पलट सकता है, तो समझिए ट्रू डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है। मगर इन्होंने तो वो सुप्रीम कोर्ट जज को लैप डॉग कह दिया, उनके खिलाफ क्या ऐसे इंडिया में होता ना, सीधा जेल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। मगर उधर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के ऊपर। पर जरूर वो इसको क्या कहते हैं, सोते सोते नहीं लेंगे, इसका काउंटर अटैक जरूर करेंगे। वही कह रहा हूं ना, उसकी टीम अभी काम पे होगी। 232 और 301 कहां लग सकता है, कौन से देश में, किस
उसी के ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे होंगे अभी। चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं आऊँ सर आपके पास, उसके पहले जरा रजत सर से एक छोटी सी टिप्पणी। रजत सर बहुत संक्षेप में, मैं चाह रहा हूँ कि सुनील सर का, चूंकि मैंने 5-7 मिनट ही लिया था, तो उनको पहले हम उनसे समझ ले। आपका रिएक्शन सर इसको लेकर के, इस विषय पर। विपुल सर आपको नमस्कार, सुनील सर को नमस्कार, और प्रदीप भाई अंशुल जी को तो नमस्कार मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं भी सुनील सर पे सुनना चाह रहा हूँ, तो पहले हम इनको सुन लें, उसके बाद अगर मैं टिप्पणी करूँ तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक ठीक ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं सर कि क्या ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अनिश्चितता है वो समाप्त होगी, या अभी भी जो आप कह रहे हैं कि घातक हूँ, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ वाली तस्वीर अभी जो है, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, और 150 दिन के बाद जो इनके पास टाइम फ्रेम है, उसके बाद से क्या फिर से जो ट्रम्प टैरिफ की तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई देगी? और खास तौर से मेरा सवाल जो है वो अनिश्चितता को लेकर के है, अनसर्टेनिटी को लेकर के है, उस पर आपका आंसर क्या होगा सर? देखिए, ये एक पहली चीज है, इसका भारत से कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड की अनसर्टेनिटी की बात है, करेक्ट? क्योंकि ये टैरिफ पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। तो ये ओवरऑल डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी है। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, ये 150 दिन तक नहीं टिकेगा, उसके पहले ही ये सब बदलेंगे। तो इसके कारण जरूर अनसर्टेनिटी है कि ये कौन से सेक्टर के, कौन से देश के ऊपर कितना टैरिफ लगने वाला है करके फ्यूचर की सोच। मगर सभी देश वर्ल्ड वाइड में जिनका पहले था 15 से ज्यादा, वो मौज करेंगे, और जिनका 15 से कम सा अभी सडनली 15 हो गया, उनके लिए सडनली अभी कॉस्ट बढ़ गया है 150 दिन के लिए मैक्स। तो वो चीज लेकर अब अगले 2 महीने के लिए उसके बेसिस पे जनरली एक ओवरऑल बेनिफिट कुछ देशों को होगा, कुछ देशों को नुकसान हो रही है, क्योंकि बहुत से देश 10% पे थे, उनका अभी 15 हो गया। तो इस हिसाब से वर्ल्ड वाइड फ्यूचर को जो देख रही चीज है वो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है। मगर अगर आप देखें तो इसमें यूएस का ये जो इन्फ्लेशन है वो घटेगा, बिकॉज का जो टैरिफ ओवरऑल वेटेड एवरेज टैरिफ तो 15 से बहुत ज्यादा था, तो अब वो कंज्यूमर प्राइसेस में डेफिनेटली आपको घटेगा, तो यूएस इन्फ्लेशन घटेगी। सेकंड, यूएस की फिस्कल सिचुएशन, क्योंकि ये पैसे से ही वो अपना फिस्कल डेफिसिट कम कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वो नहीं हो पाएगी, तो फिस्कल सिचुएशन टाइट होगा। और इस साल 10 साल पहले उन्होंने जो बोरिंग की थी गवर्नमेंट ने, उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मैच्योरिटी पे आ रहा है। तो वो कौन सब्सक्राइब कर रहा है? अरे जापान का $1 ट्रिलियन का है टोटल एक्सपोजर, चाइना का 800 बिलियन है, तो ये लोग क्या उस फ्रेश इश्यूज को सब्सक्राइब करेंगे? वो डाउट है कि वो कैसे रीफाइनेंस कर पाएंगे। तो ओवरऑल यूएस में क्या होता है कि एक फिस्कल डेफिसिट की अनसर्टेनिटी होती है, तो डॉलर वीकन होगा, और अभी रेट कट का माहौल भी उसके कारण बढ़ता हुआ दिखेगा। तो उस चीज के कारण वो काउंटर टू द अनसर्टेनिटी है। यानी वर्ल्ड वाइड अगर वीकनिंग डॉलर है तो वो पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट के लिए, मगर यूएस मार्केट के लिए वो अलग चीज होती है। तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है, मगर ओवरऑल वर्ल्ड को भी एक रिलीफ है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने ट्रंप को काबू में रखा। तो ये भी वो जैसे कहते हैं ना टिन पॉट डिक्टेटर की तरह, अरे मैंने सुना जो सुबह उठा मैंने तो कहा ये करो। मोहम्मद बिन तुगलक आपको याद होगा इंडिया में, राइट, जिसने दिल्ली से दौलताबाद को कैपिटल शिफ्ट कर दिया, उस तरह की अभी उसको मोहम्मद बिन ट्रम्प कह सकते हैं हम, राइट। बहुत शानदार था। उसका एक कंट्रोल जो सामने दिख रहा है ना, वो एक अनिश्चितता को कम करने वाली बात है कि अब फ्यूचर में, और बहुत सोच समझ के वो करेंगे कि क्या कोई लॉयर जाके उसमें कानूनी तौर पर उसका एक्शन को काउंटर कर सकता है। ये सोच अब ट्रम्प के मन में आएगी। तो मेरे ख्याल में वो अभी से जो भी नए नियम लाते हैं उसको ये भी काबू में रखेंगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ओवरऑल ये वो एक पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं ना, न्यूज तो हर रोज आएगी। वैसे आपका तो वो क्या है उसका सोशल तो ना है 24/7। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। अब सर ये तमाम चीज़ों के बाद आखिरी सवाल लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर कि इंडियन स्टॉक मार्केट और ख़ास तौर से यूएस को एक्सपोर्ट करने वाले जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट को अब यहाँ से क्या हम ये माने कि जो क्राइसिस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो थोड़ी दूर हुई है, अब हम नए हाइज बना पाएंगे, या अभी भी आपको लग रहा है कि इंडियन मार्केट में घरेलू फ्रंट पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं? आप कैसे देख रहे हैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की यहाँ से आगे की चाल को अगले 6 महीने 4 महीने के लिए? देखिए, एक बात है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में मैं कहूँगा कि जैसे मैंने कहा, नए कानून
232 और 301 सेक्टर स्पेसिफिक होंगे, इसलिए ओवरऑल एक्सपोर्ट के बारे में एक व्यू लेना बहुत गलत होगा। हर सेक्टर के ऊपर क्या जांच कर रहे हैं, क्या हो रही है, वो खबर आती रहेगी, उस हिसाब से उस अप डाउन होगा उस सेक्टर में। जैसे फार्मा की 301 की बात उठाई मैंने, फिर 232 की बात बाकी में होंगी। तो इसलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर का ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू होगा, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म एक बेनिफिट है, जहां पे वो शायद जितना एक्सपोर्ट कर सके वो करने की कोशिश करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। क्योंकि ये 15% टैरिफ जब तक है, उतना जितना प्रोडक्ट वो इंडिया से शिप करते हैं उतना भलाई है हम इंपोर्टर को भी, हमारे लिए भी। तो वो एक स्टेप अप इन द एक्सपोर्ट्स। आप अगले क्वार्टर की सीजन की रिजल्ट्स में ये एक्सपोर्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं, राइट? वो एक है, मगर ये क्या ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा, ये बात आपको सेक्टर स्पेसिफिक आपको जो खबर जो आती है उसको जज करना होगा, वो एक्सपोर्ट। मगर स्टॉक मार्केट की जो बात उठाई आपने, मैं कहूंगा कि एक्सपोर्ट को छोड़िए, एक मुझे क्या है कि ये अनिश्चितता तो कम हुई है इस एक्सपोर्ट्स में, मगर अनिश्चितता मेरी बढ़ गई है इसके कारण कि डीआईएस ने अपना हाथ छोड़ दिया है मार्केट से। देखिए जनवरी के और इसी टाइम में एफआईएस ने अपना रुख बदला है इंडियन मार्केट की ओर। मैं दो आंकड़े बताता हूं आपको। जनवरी में एफआईएस ने बेचा 40,000 करोड़, डीआईएस ने खरीदा 69,000 करोड़। ओके, ये जनवरी के आंकड़े हैं। बिल्कुल 40,000 आउटफ्लो, 70,000 ऑलमोस्ट इनफ्लो। महीने की आंकड़े देखे, एफआईएस का 2,000 करोड़ का ही आउटफ्लो है, यानी 40,000 करोड़ जनवरी में उन्होंने बेचा नेट, वो खाली 2,000 करोड़ है ऑलरेडी, अभी 2/3 ऑफ द मंथ हो गया। तो एफआईएस ने इंडो यूरोपियन डील, इंडो यूएस डील और बजट को सब पॉजिटिव लेकर अपना सेलिंग इंटेंसिटी को कम किया है और थोड़ा बहुत बाइंग को भी शुरू किया, एक्सेप्ट 2 दिन। एक दिन वो एंथ्रोपिक वाला दिन, दूसरा वो थर्सडे को एक टेंशन वाली दिन। वो 2 दिन को छोड़े तो एक्चुअली नेट पॉजिटिव था एफआईएस का। मगर डीआईएस ने क्या किया, अरे इन 20 दिनों में खाली 17,000 करोड़ की खरीदारी की है। लास्ट मंथ का 70,000 करोड़, इस मंथ 17,000 करोड़, और क्या बचे हैं 5-6 दिन, कितना होगा ये, 17 से 25 होगा, तो हाफ का हाफ हो गया। तो ये डीआईएस सडनली कॉशियस बन गए, और उसका कारण भी मेरा सोच में ये है कि फर्स्ट टाइम लास्ट मंथ हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में इक्विटी के इन्फ्लो से ज्यादा इन्फ्लो आया, यानी फंड मैनेजर के हाथ में पैसा कम आ रहा है, तो वो भी थोड़ी सोच समझ के अभी निवेश कर रहे हैं। वो एक चीज है जो मार्केट को ऊपर बढ़ने से ये कर सकती है। और इसमें खास है क्या है, 31,000 के एसआईपी बुक की बात कर रहे हैं। अरे 31,000 एसआईपी बुक है, नेट फ्लोस 24,000 करोड़ है ना, यानी लमसम नेगेटिव है, राइट? लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मार्केट से। तो मेरा मानना है कि मार्केट की फ्यूचर में अब क्या हुआ है, अच्छी बात एक है, अच्छी या बुरी वो मैं कहूंगा नहीं, सॉरी उसको मैं बात मैं वापस ले लेता हूं। जनवरी एंड से गोल्ड और सिल्वर प्राइस में करेक्शन हुआ है। अब इस निवेशक क्या कर रहे हैं, वो अभी भी गोल्ड और सिल्वर पे भरोसा कर रहे हैं। जितने 34,000 करोड़ जनवरी में उन्होंने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में लगाया था, क्या इस महीने भी उसी लेवल पे लगाने वाले या कम करके इक्विटी में वापस ला रहे हैं? तो वो डीआईए के हाथ को मजबूत बनाएगी और वो मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेड डील और इंटरनेशनल टैरिफ को छोड़िए, हमारी लोकल चीज, लोकल इन्वेस्टर्स की जो दिलचस्पी गोल्ड सिल्वर में बढ़ गई है, उसके कारण डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स उतना खरीद करके मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इस महीने में ही वो बदलाव आता है तो ग्रेट, तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। अगर नहीं होता है तो मार्केट इधर उधर ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 5-7 मिनट आपसे मांगे थे, आपसे काफ़ी समय दिया और पूरे इस मसले को समझने में हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हमारे अपने परिवार के जो बाकी लोग हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। रचित सर की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। रचित सर, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के, क्या व्यू है आपका? सर क्लियर केस है। अभी सुनील सर ने जो बात कही ना, मैं उसी बात को स्टिक अराउंड करता हूँ। और सर इसके पहले मैं एक शिकायत करना चाहूंगा। शिकायत ये है सर कि मेरी लाल टाई को लेके बहुत बातें उठ गई। आज मैंने गोल्डन टाई पहनी है, मगर आपने ट्रम्प की लाल टाई की फोटो लगा रखी है। ये प्रोडक्शन की शिकायत मैं करना चाहूंगा कि अगर मार्केट आज भी गिरता है तो मेरी लाल टाई नहीं होगी, वो ट्रम्प की लाल टाई होगी। और सर क्लियर केस है, मार्केट्स नहीं अभी संभलने वाले हैं। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ सर, व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू द डिस्कशन, 15% आपका टैरिफ तो लगेगा ही जो लगेगा। एक सर हम ना एक और टैग लेके घूम रहे हैं अभी, मोस्ट प्रिफर्ड नेशन। ये मोस्ट प्रिफर्ड नेशन पे ना हमारा 3% और ऊपर आ जाता है।
तो हम वैसे ही 18 साढ़े 18% पे जाके बैठ जाते हैं। सो प्रैक्टिकली जो आप टारगेट करके चल रहे थे उसी टारगेट लाइन के साथ आप आके बैठ गए हैं। अब अनसर्टेनिटी 150 डेज की है ही, इसके साथ साथ जो भी इनकी पूरी महकमा है जेडी बैंक्स वगैरह, अभी वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ही पढ़ रहे होंगे। एक और अपडेट है सर कि ईरान की तरफ कूच होना हो गया है थोड़ा तेज, और जैसे ही आपने अपने श्री व्हाट्सएप से मुझे न्यूज शेयर करी थी, वो मेरे ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरा था, और हाथ के हाथ मैंने आपको एक रिप्लाई भी किया था कि सर अब ये होने वाला है, ये क्लियर केस है, बिकॉज ही वांट्स समथिंग आउट ऑफ द सिस्टम। अब वो अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई एक्शन ऐसा जरूर लेंगे दैट यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर, नॉट अटैक, अ स्टेट ऑफ वॉर। अगर इनसे कुछ नहीं संभला तो अब ये स्टेट ऑफ वॉर में जाने वाले, और स्टेट ऑफ वॉर में अगर ये चले गए तो सर वैसे ही इतनी अनसर्टेनिटी और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं, तो ये भी एक प्रोबेबल चीज है जो आपको हो सकता है आने वाले 1-1.5 हफ्ते में देखने को मिल जाए कि अगर इनके पास कोई क्लॉज, कोई सेक्शन का सपोर्ट नहीं हुआ तो इवेंचुअली, क्योंकि हमने देखा है सर ये काम पहले कर लेते हैं सोचते बाद में, पहले इन्होंने 10% बोल दिया, फिर बोले अगर मैं कर ही सकता हूं तो 15% ही कर देता हूं, 10% में क्यों बैठ जाता हूं। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है। यस ही हैज बीन हिट हार्ड, ही हैज बीन, अब इनकी ही अगर बात सुने तो ही हैज बीन बिट्रेड, बट ही विल बाउंस बैक, और जब ये बाउंस बैक करेंगे तो मार्केट्स में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम और बढ़ेगी मार्केट के लिए, है ना? नहीं सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। नहीं ये मतलब अभी के लिए बताइए ना, अभी खराब हो गया सर, खराब मैटर ही खराब हो गया। ठीक, अंशु सर आप इस बात से सहमत हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और उलझ गई है, या अभी बाजार के लिए मुश्किलें काफ़ी हैं? और मैं आप इस पूरे विषय पर आपकी टिप्पणी के साथ साथ सबको मैं एक एक दो स्टॉक, क्योंकि ये सेगमेंट जो है अब हम 2-4-5 मिनट में वाइंड अप करके ताकि अपलोड भी कर दें दर्शकों के लिए, तो उस पर 2 सवाल हैं सर आपके लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट और वेल्सपन लिविंग, ये 2 काउंटर के लेवल्स देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही यूएस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई। लेकिन पहले इस विषय पर टिप्पणी करते हुए जो भी आप टिप्पणी करना चाहें जी। सर देखिए, कुल मिला के पूरे हवा के बाद भी बाजार ऑल टाइम हाई से 2-4-5%, उतना भी नहीं बल्कि 2% नीचे खड़ा है। तो वही चीज है, अब अगर आप न्यूज बेस पे जाएंगे तो एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, ये चलती रहेगी। तो हवा से बाहर निकलिए, चार्ट पे आइए, चार्ट जो बता रहा है वो ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस कटाना ही है तो न्यूज के हवा में कटाने की जगह ट्रेड लेके मूविंग एवरेज या टेक्निकल लेवल के बेसिस पे स्टॉप लॉस कटा लीजिए। घाटा होना है तो कम से कम इन्फॉर्म डिसीजन से हो, ना कि तुक्केबाजी में हो। तो अब फूफा जी का हुआ तो देखिए 1 साल हो गया है, 3 साल और चलेगा। रोज आके हम ये डिस्कस करते रहेंगे कि आज उनने ये कर दिया, आज उनने वो कर दिया। हालांकि रचित की एक बात से मैं एग्री करूंगा कि जब यूएस प्रेसिडेंट कहीं भी फंस जाते हैं तो उनके पास एक आखिरी रास्ता बनता है, कहीं जाके बम पटक दो ताकि पूरी चीज वहां जाके शिफ्ट हो जाए। तो या तो ईरान पे अब ना करते बम पटक ही देंगे ताकि पूरा फोकस वहां शिफ्ट हो जाए टैरिफ से हटके, या फिर कहीं और बम पटक देंगे। वो मादुरो को तो उठा ही लिए थे तो कुछ दिन उसमें कट गए, तो कुछ दिन इसमें कट जाएंगे, कोई 1 साल इसमें काट लें। तो अल्टीमेटली अब में भी कहीं ना कहीं बम गिरने वाला है। ऊपर जी वो ध्यान भटकाने, अब बम के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ये टैरिफ वाला अब इनका चलेगा नहीं। अपने लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये अब इनके सुर जो है नरम पड़ते हुए दिखेंगे। दूसरा आपने सवाल जो पूछा है वेल्सपन लिविंग पे, इस पे अभी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं। अभी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के दिया है, 42 हफ्ते से एक रेंज के अंदर चल रहा है, 153 ऊपर में, 109 नीचे में। जब तक 153 नहीं निकलता, हालांकि अभी फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट भी बना है 142 के ऊपर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट 152-75 के ऊपर आएगा, यानी राउंड फिगर 153 पकड़ लीजिए। 153 निकलता है तो फिर तेजी प्ले करना चाहिए 175 तक के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट में गैप से खुला था 4 फरवरी को, गैप फिल हुआ था 11-12 फरवरी को, और इसका लो है 738। अगर 738 बचा रहा तो वापस से ऊपर लगभग 910 रुपए जाएगा। और अगर ये गैप फिलिंग के बाद, जनरली गैप फिल होने के बाद आपको नया हाई मिल जाना चाहिए, जो इसमें नहीं मिला, स्वीप होते हुए नीचे आ रहा है।
अगर गलती से भी 738 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर ये गैप पूरा फिल करने के लिए 609 तक आएगा। तो अगर आपके पास है 738 का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे एक्सट्रीमली खराब हो जाएगा। हालांकि स्ट्रक्चर अभी भी खराब है, बट मैं थोड़ा सा समय देना पसंद करूंगा। 738 ये आपका लास्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके नीचे लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ रखिए, अगर नहीं है तो दोनों काउंटर में फ्रेश ब्रेकआउट्स का वेट कर लेना चाहिए। ठीक, प्रदीप सर आपका व्यू इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। और इस बीच बताना भूल गए, काफ़ी देर से 2800 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को शेयर करें, लगाएं व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे शेयर करें लिंक को, ट्विटर पे शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं, ताकि गलत जानकारियाँ जो लोगों तक पहुँच रही है उससे लोग बच सकें। प्रदीप सर आपके लिए जो काउंटर है वो है KPR मिल और काइटेक्स गारमेंट्स, ये भी जो है जुड़ी हुई कंपनी है जो है टेक्सटाइल से, KPR मिल्क और काइटेक्स गारमेंट, और साथ में इस पर आपका व्यू। जी जी विपुल जी, देखिए मार्केट को ना थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही बाजार ओपन हुआ और ओवरऑल मार्केट का एक रिएक्शंस है, तो हमें लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें मार्केट टाइम स्पेंड करने वाला है, क्योंकि मार्केट का व्यू अभी डिफरेंट है। मार्केट मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहने वाला है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल एक 15% के आसपास टैरिफ लगने वाला है, क्लैरिटी मिल गया है। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी अंशुल जी ने भी बताया कि उनके खुद के लोग ही उनके खिलाफ होते जा रहा है, और रचित सर ने जो एक कमेंट अभी किया है कि जैसे ही उनको कुछ बम फोड़ना होता है तो इधर का नहीं होता, तो आप शिफ्ट होके कुछ ऐसा बड़ा हंगामा खड़ा कर दो कि सारे लोग मिलके उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ओवरऑल मार्केट ओपनिंग हुआ तो मैं अंशुल जी के साथ तो पूरा एग्री करता हूँ इस चीज़ों को लेके कि हम चार्ट देख के ट्रेड करेंगे, और चार्ट में हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम निफ्टी को ही देखेंगे 25,350 25,900 इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और थोड़ा मैं डर गया था फ्राइडे को, क्योंकि रचित सर जिस तरीके से लाल टाई पहन के आए थे और डरा दिए थे कि वो ईरान के साथ बम फोड़ने वाला है, लेकिन वो बम यूएस के सुप्रीम कोर्ट में जाके गिरेंगे वो तो पता नहीं था। सो देखिए मार्केट तो ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद विपुल जी मैं पूरा पॉजिटिव हूँ। देखिए ऑल टाइम हाई से बस कुछ पॉइंट ही बाकी है, अब ये चलता रहेगा डेली कुछ ना कुछ तमाशा। एंड ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि अभी ट्रम्प जी के मन में माइंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा कोई कैलकुलेटर अभी आया नहीं जहां से हम प्रिडिक्शन कुछ कर पाए। सो ओवरऑल सिचुएशंस मार्केट को देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव है, हमें बने रहना चाहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे है, जैसे कि मेरा लास्ट वीक भी व्यू था, अभी भी ऐसा इतना कुछ हो गया इस बीच वीकेंड में, लेकिन फिर भी व्यू पॉजिटिव ही है। ओके, काइटेक्स गारमेंट पे अभी 198 के आसपास का प्राइस चल रहा है विपुल जी। मेरे को लगता है कि एक बार बने रहना चाहिए। 225 230 के आसपास का प्राइस हमें बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा आप। ऑलमोस्ट अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 175 हो रहा है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। ओके, KPR मील आपने पूछा है 924 के आसपास का प्राइस है। KPR मील मुझे लगता है कि अभी बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है आप एक बार वेट करके जाइए। एक बार आपको पर्टिकुलर स्टॉक 875 से 880 तक आपको मिलेंगे, बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा, लेकिन अभी करेंट जोन से अवॉइड ही करना है। अगर स्टॉक बाई चांस 985 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके यहाँ पे आपको एक अप मूवमेंट मिलने वाला है। ठीक, अगली कंपनी जो दो कंपनियां हैं, एक तो अवंती फीड्स सर, रचित सर बहुत संक्षेप में, और गोल्डियम इंटरनेशनल। इसके साथ जो है अभी सिर्फ स्टॉक्स के लिहाज से कुछ नंबर्स हैं आपके, कुछ ऐसे हैं जो और बेहतर कर सकते हैं यूएस एक्सपोर्ट अगर अभी 3-4 महीने के लिहाज से। इन दो पे आपकी राय पहले तो जी। सर अवंती फीड्स के पहले बात कर लेते हैं। अवंती फीड्स जिस तरीके से पोजीशनड है, आज इसने एक करेक्शन किया है। मैं समझता हूँ ये करेक्शन आपको और थोड़ा कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 1240 तक का मूवमेंट ये करता हुआ दिखा सकता है, और क्योंकि अनसर्टेनिटी वापस से लूमिन कर गई है, मैं उन लेवल्स पे आपको एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं बोलूंगा। गोल्डियम इंटरनेशनल को भी हम देखें, कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट लेता हुआ अभी और फर्दर डाउनसाइड देता हुआ दिख सकता है 356 लेवल्स। और क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन अब बनती हुई दिख रही है, मैं एक ही क्लियर केस, अब मैं आदमी हूं बहुत कंजर्वेटिव सर, मतलब संक्षिप्त में एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए आईटी के लिए हमने आपको क्लियर केस बोल दिया था, आईटी आप देखिए आज के मार्केट में भी नहीं है। मैं वापस आपको बैंक निफ्टी के लिए भी बोल देता हूँ, सिचुएशन खराब दिख रही है अब जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है। तो आई एम कंजर्वेटिव, आई डोंट लाइक द मार्केट्स। मैं लोअर लेवल पे भी इनके लिए बाइंग नहीं हुई। ये मिजाज नहीं बंदे का, ये बात तो सही है कि मतलब जो है गोल्डन पहले सर एक चीज कुछ कह रहे रचित अंशु सर, पहले रचित को बोल लेने दीजिए। जी
सर एक चीज है, क्लियर केस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यू गिव मी अ क्लियर विजन। आप मुझे नेगेटिव दे दीजिए, आप मुझे पॉजिटिव दे दीजिए। आप मुझे अगर एम्बिगुअस रखेंगे ना, तो एम्बिगुइटी इज समथिंग दैट द मार्केट कैन नेवर सेंस इट राइट। और हो क्या रहा है ना सर, मतलब जैसे कि अब ये तो आपके सामने ही एडमिट कर लिया एटलीस्ट प्रदीप भाई ने, अंशुल भाई ने भी सेम चीज ही करी थी। हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे थे फ्राइडे को, मेरी बदनामी के पर्चे इतने लंबे फट चुके हैं अब कि मैं अगर कहीं जाके बैठ भी जाता हूं तो बोलते ये मनहूस आ गया, अब हम बात नहीं करेंगे तेजी के बारे में। तो हालत तो ये हो चुकी है मेरी, बट मैं क्या करूं सर। और एक चीज है सर, बहुत क्लियर केस है, देखिए ने यूएस मार्केट का रियल टाइम रिएक्शन देखा नहीं है 15% टैरिफ के बाद, वो अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा कॉशियस। ठीक। चलिए इसी के साथ अंशु सर कुछ कह रहे थे, मैं चाहता था इस सेगमेंट को ये घोषणा कर दे ताकि हमारे एडिटर साहब उसको काटना शुरू कर दें। एक आध मिनट ले ही लेते हैं अच्छा, सर। बताइए। देखिए 2-3 चीजें क्लियर करता हूँ। अभी पहले रचित ने कहा कि आई एम कंजर्वेटिव। हाँ। कंजर्वेटिव आदमी, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप, जो शुक्रवार को जवानी छटक रही थी वो छटकती नहीं है। तो पहले मैं बोलूं इस उम्र में कमर दर्द ज्यादा हो जाता है, ज्यादा जवानी छटके दो, वो अभी हल्दर का समय है, उसको कर लेने दो। दूसरा जो क्लैरिटी की बात है कि बाजार मुझे क्लैरिटी दे दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लाइंट है हमारा जो दुबई में रहता है, 2007 से आज तक वो इन्वेस्टमेंट के इंतजार में बैठा है कि पहले क्लैरिटी मिल जाए बाजार क्या करने वाला है। 2008 के सब प्राइम क्राइसिस से लेके आज फूफा जी के टैरिफ तक बैठा ही है कि क्लैरिटी मिल जाए तो मैं कुछ करूं। तो क्लैरिटी बाजार आपको कभी नहीं देगा। बाजार हमेशा आपको दोनों साइड इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगा। आपको कहीं ना कहीं एक फिक्सेट होना है कि अगर आपके फंडामेंटल हैं, आप उस पे यकीन कर रहे हो तो आप अपने स्टॉक बाई करते चलो। अगर आप टेक्निकल्स पे चल रहे हो तो अपने चार्ट पे एक स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा, एक टारगेट आपको मिल जाएगा, वो आप लेके चलो। तीसरी चीज, यूएस रिएक्शन की बात हुई तो एक चीज बता दूं, यूएस मार्केट फ्यूचर्स मार्केट 24 घंटे चलते हैं, रिंग मार्केट 7 घंटे चलता है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट 24 घंटे चलता है मंडे टू फ्राइडे। तो वो रिएक्शन ऑलमोस्ट देख चुका है, अब उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। उसी के रिएक्शन पे साथ में एसजीएक्स निफ्टी पे आपको रिएक्शन दिखा था। एसजीएक्स बंद होने के बाद भी यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करते रहते हैं, तो वो रिएक्शन निकल चुका, अब उसका कुछ नहीं आना है। तीसरा जो रचित कह रहा है कि मतलब बदनाम हो गए हैं बेरिशनेस को लेके, तो आप ही के प्लेटफॉर्म पे कितने कमेंट आते हैं कि इस आदमी से डिफेंस मत पूछो, नेगेटिव ही बोलेगा। तो इन सब चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने कन्विक्शन पे स्ट्रांग रहिए। सही गलत आप 60% सही होंगे, 40% आप गलत जाएंगे। तो अपने 60% सही पे इतना पैसा कमा लो कि 40% गलत होने पे ट्रोलिंग तो अपनी जगह। तो ओला में इतना हम ट्रोल हुए, 100 रुपए से 10 रुपए जब बोल रहे थे, क्या ही फर्क पड़ गया। तो अगर आप अपने कन्विक्शन पे स्ट्रांग हैं, आपको यकीन है, टिके रहिए अपने व्यू के साथ, अल्टीमेटली आप सही रहेंगे। 60% रहेंगे लेकिन रहेंगे।